हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। इस सीरीज़ में जो है अब तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं। तो ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो होगी। इसमें हम लोग बीपीएससी के 67th के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो एक बात आपको बता देना चाहूँगा कि 67th का जो पेपर था वो 2 बार हुई थी। तो पहली जो पेपर थी उसकी डिस्कशन हो चुकी है, ये दूसरी पेपर की डिस्कशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात। तो बोली जा रही है कौन सी हड़प्पन साइट जो है वो गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगी लोथल। लोथल जो हड़प्पन साइट है वो गुजरात में। इसके बारे में एक दो बात ध्यान रखेंगे। हड़प्पन जो है, लोथल जो है वो फर्स्ट मेन मेड पोर्ट थी। दुनिया की जो सबसे पहली मेन मेड पोर्ट थी वो लोथल थी। ये लोथल जो है लगभग आप बोल सकते हैं 2400 बीसी के आसपास बनी थी। ये एक डॉकयार्ड थी, यानी यहाँ पे जो शिप बनाए जाते थे और यहाँ से शिप जो थी वो सेल होती थी ट्रेड के लिए। अब ट्रेड कहाँ पे की जाती थी, तो वेस्ट के तरफ इस पोर्ट से ट्रेड की जाती थी। चलिए दूसरी डावरकोट की बात करते हैं। तो डावरकोट जो है वो बलूचिस्तान के एरिया में मिलती है। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का हिस्सा। कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में आपको मिल जाएगी। काली का मतलब हो जाएगी ब्लैक और बंगन का मतलब हो जाएगी बेंगल्स। इसके बारे में एक दो बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है हमें फायर एल्टार्स के सबूत मिलते हैं। फायर एल्टार्स का मतलब यज्ञ वेदी हो जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है हमें फोरोड लैंड मिलते हैं। फोरोड लैंड का मतलब होता है जुताई वाली भूमि जो है ना, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। चौथी है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हमें कहाँ मिलती है, तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में मिलती है। ये जो है अब तक की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट्स हैं। सबसे बिगेस्ट यदि हड़प्पन साइट की बात की जाए तो मोहनजोदारो और हड़प्पा थी, लेकिन उससे भी बड़ी जो है राखी गढ़ी में देखी गई है। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो है हड़प्पन साइट को 1000 साल और पीछे लेके गया। यानी अभी तक हम लोगों मानते आ रहे थे कि जो हड़प्पन साइट्स हैं वो 5000 साल पहले, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। लेकिन राखी गढ़ी में कुछ ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं जिससे हमें लगती है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 5000 नहीं 6000 साल पुरानी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। इसके बारे में एक दो बात ध्यान रखेंगे। ये 483 बीसी में हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। इनको फंड कौन किया था, तो आजाद शत्रु के द्वारा फंड की गई थी, यानी इसके जो पैट्रन थे वो आजाद शत्रु थे। ये हुई कहाँ थी, तो ये हुई थी राजगिरी में, राजगिरी के सप्तपर्णी केव में, सप्तपर्णी केव में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे महाकश्यप। इसका एम क्या था, तो एम था कंपाइल करना, यानी जितनी भी बुद्धा की टीचिंग है, कंपाइल बुद्धा टीचिंग, यानी जितनी भी बुद्धा की टीचिंग है उन सभी को एक जगह कंपाइल करना, एकत्रित करना। और इस काउंसिल का रिजल्ट क्या निकली, तो रिजल्ट निकली 3 बुक्स, 3 बुक को कंपाइल की गई है। पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पुस्तकों की कंपाइलेशन यहाँ पे की गई थी। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। हु रोट द बुक किरत अर्जुनीय। तो बोली जा रही है किरत अर्जुनीय जो बुक है उसके लेखक कौन, तो ये है भैरवी। तो भैरवी के द्वारा जो है किरत अर्जुनीय लिखी गई थी। ये बेसिकली महाभारत की एक प्रसंग जो है उससे ली गई है। तो इसमें जो है एक फाइट दिखाई जाती है। ये पुस्तक जो है वो एक फाइट, एक युद्ध के बारे में है। किसके किसके बीच में, तो भगवान शिव और अर्जुन के बीच में। तो कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि जब चीरहरण के बाद, द्रौपदी के चीरहरण के बाद अर्जुन को वनवास मिलती है, तो अर्जुन वनवास के दौरान जो है भगवान शिव की तपस्या करते हैं और भगवान शिव से जो है वो
पाशुपत नाम का एक बहुत ही पावरफुल वेपन प्राप्त करना चाहते हैं। तो अर्जुन जो है अपनी तपस्या के दौरान पाशुपत प्राप्त करना चाहते हैं भगवान शिव से, और जब उनकी तपस्या पूरी होने वाली रहती है तो उनकी टेस्ट के लिए, अर्जुन की टेस्ट के लिए भगवान शिव जो है एक किरत के रूप में, किरत उनका नाम होता है, किरत एक ट्राइबल हंटर रहती है, तो एक हंटर के रूप में भगवान शिव जो है वो प्रकट होते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, और उन दोनों के बीच में जो है एक युद्ध होती है, और उसी युद्ध को इस पुस्तक में दिखाई गई है, किरत अर्जुन। किरत यहाँ भगवान शिव से है और अर्जुन अर्जुन। तो ये पुस्तक जो है भैरवी के द्वारा लिखी गई है, जो महाभारत से प्रेरित है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर हो जाएंगे विजयला। अब इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि जो पल्लवास थे, पल्लवास समाप्त होने के बाद जो डायनेस्टी उभरती है उसे हम लोग चोला डायनेस्टी कहते हैं। तो ये विजयला जो थे वो पल्लवास के यहाँ काम करते थे, और फिर बाद में जब पल्लवास का डिक्लाइन होती है तब जाके चोला इमर्ज होती है, और पहला जो चोला किंग होते हैं वो होते हैं विजयला। चोला डायनेस्टी जो थी एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी वो थी साउथ में, जो लगभग 400 सालों तक, यानी 800 से लेके रफली 1200 तक, यानी 400 सालों तक साउथ में रूल की थी। विजयला के बाद आदित्य आते हैं, आदित्य वन, फिर उसके बाद परंतक आते हैं, परंतक, परंतक 1 और परंतक 2, परंतक 1 और परंतक 2। इसके बाद सबसे फेमस जो है राजराजा आते हैं, फिर उसके बाद राजेंद्र चोल आते हैं, राजेंद्र फर्स्ट, फिर इसी प्रकार से चलती रहती है। तो चोला डायनेस्टी जो थी एक साउथ की सबसे पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसका फाउंडर विजयला थे, और ये चोल डायनेस्टी जो है वो पल्लवास के अवशेष से उभरती है, यानी इसके फ्यूडिटरीज होते हैं। चोला जो है वो किसके फ्यूडिटरीज हैं? तो पल्लवास के फ्यूडिटरीज हैं। अगली सवाल की ओर चलते हैं। द कुतुब मीनार वाज कम्प्लीटेड। कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा कंप्लीट की गई थी? तो कुतुब मीनार जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट की गई थी। कुतुब मीनार जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बख्तियार काकी के यादों में शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बख्तियार काकी जो कि एक सूफी सेंट हुआ करते थे, उनके याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करते हैं, और उसकी पहली मंजिल बनाने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाकी बची 3 मंजिल जो थी, 3 स्टोरी जो थी, वो बाद में इल्तुतमिश के द्वारा पूरी की जाती है। तो पहली मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पूरा किया जाता है, और बची हुई 3 जो मंजिल थी वो इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कर दी जाती है। एक और एक्स्ट्रा जानकारी आप रख सकते हैं कि इसके बाद एक और मंजिल इस पे बनाई जाती है, और वो तुगलक के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद एक और मंजिल बनाई जाती है जो तुगलक के द्वारा बनाई जाती है। अगली सवाल की ओर चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर? विजयनगरा एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो इसका फाउंडर जो थे वो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये हरिहर और बुक्का जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कन्वर्ट कर दिए गए थे मुस्लिम, और इन्हें जो है साउथ का चार्ज दे दिया गया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो इन दोनों भाइयों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हें साउथ का चार्ज दे देते हैं, और ये लोग साउथ में आके उनकी जो भी टेरिटरी है उसको एज ए गवर्नर के तौर पे चला रहे होते। समय मिलने पर ये दोनों भाई जो है फिर से जो है हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हें हिंदू में कन्वर्ट कौन करता है? तो उनका नाम था माधव विद्यारण्य। ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो माधव विद्यारण्य के द्वारा इन दोनों भाइयों को फिर से हिंदू में कन्वर्ट की जाती है, और ये दोनों भाई जो है मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिवोल्ट करके एक नई एम्पायर की स्थापना करते हैं, जिसे हम लोग विजयनगरा एम्पायर कहते हैं 1336 में। तो हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में जो है विजयनगरा एम्पायर की स्थापना की जाती है। अगली सवाल की ओर चलते हैं। आईने अकबरी वाज रिटन बाय। आईने अकबरी किसके द्वारा रिटन?
तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो अबुल फजल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक हैं। वो पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा जो है बेसिकली इसमें 3 चैप्टर दे रखी है। जो पहली चैप्टर है उसमें अकबर के एंसेस्टर के बारे में दी गई है, यानी अकबर के जो पूर्वज है उनके बारे में लिखी। और इस पुस्तक का जो दूसरा हिस्सा है उसमें अकबर के शासनकाल के दौरान जो भी इवेंट्स हुई थी, जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसके बारे में दी गई हुई है। और जो तीसरी पुस्तक है, तीसरी जो इसकी सीरीज है, उसमें जो है उसी पुस्तक को हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। यानी अकबरनामा जो पुस्तक है उसके 3 पार्ट से, पहले पार्ट में हम लोग अकबर के पूर्वज के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा जो सीरीज होती है उसमें हम लोग अकबर के शासनकाल के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसके बारे में देखते हैं। और जो तीसरी पार्ट होती है, तीसरी सीरीज होती है, उसमें हम लोग अकबर के प्रशासन के बारे में देखते हैं, यानी अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके बारे में देखते हैं। और उसी पुस्तक को जो है, उसी सीरीज को जो है, उसी पार्ट को जो है हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। इसमें अकबर के प्रशासन के बारे में दी गई है, अकबर के पास कितने वार हॉर्सेस होते हैं, कितने एलिफेंट्स होते हैं, ये सारी जानकारियाँ दे रखी है। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती है, कितना यील्ड होती है, यानी कितनी उपज होती है, कितनी उन्हें रेवेन्यू प्राप्त होती है, ये सारी जानकारी जो है प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आईने अकबरी में मिलती है। और ये लिखी किसकी गई है? तो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल था कौन? तो अबुल फजल कोर्ट हिस्टोरियन था, अकबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन के तौर पे वर्क करते थे। अगली सवाल की ओर चलते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हिच मुगल एम्पेरर डिड सर थॉमस रो कम टू इंडिया? तो बोली जा रही है कि किस मुगल शासक के दौरान जो है सर थॉमस रो इंडिया आते हैं? तो ये जहांगीर के समय में आते हैं। ये जहांगीर के समय में लगभग 1615 ईस्वी में जो है सर थॉमस रो वो इंडिया आते हैं। इनसे पहले एक कैप्टन हॉकिंस आते हैं, कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो है लगभग 1608 के आसपास जो है, 1608 1609 के आसपास जो है कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर से मिलते हैं। और जहांगीर जो है उन्हें सूरत पोर्ट दे देते हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ये सूरत जो है वहाँ पे वो अपना फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि पोर्तुगीज जो है उनसे इनका लड़ाई हो जाती है ब्रिटिश की। तो जिस वजह से पोर्तुगीज जो है वो उसे सूरत में पोर्ट खोलने से मना कर देते हैं। फिर बाद में जाके एक कैप्टन बेस्ट भी आते हैं। फिर तीसरी बार जो है सर थॉमस रो आते हैं। सर थॉमस रो ये लगभग 1615 के आसपास जहांगीर के पीरियड में आते हैं। और ये जो है जहांगीर को वाइन देते हैं और हंटिंग डॉग देते हैं। इससे खुश होके जहांगीर जो है इन्हें 4 जगह, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौच और आगरा, ये 4 जगह पे जो है फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे देते हैं। अगली सवाल की ओर चलते हैं। द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन? तो बोली जा रही है रैयतवाड़ी जो सिस्टम है वो पहली बार कहाँ पे लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो थी ये 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट की गई थी। थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट की गई थी। थॉमस मुनरो थे और एक रीड थे, कैप्टन रीड के द्वारा जो है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है वो शुरुआत की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। बाद में इसे बॉम्बे में भी किया गया था, लागू किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसे मद्रास में लागू किया गया था। ये व्यवस्था में थी क्या कि इस व्यवस्था में जो पीजेंट थे, पीजेंट जो होते थे, जो किसान होते थे, वो अपने ज़मीन के मालिक होते थे। वो ज़मीन को बेच सकते थे, ज़मीन को गिरवी पे रख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और ये ज़मीन जो, ये पीजेंट जो होते थे वो डायरेक्टली टैक्स पे करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी जो भी सारी ज़मीन जायदाद संपत्ति होती थी वो सारा पीजेंट का होता था, और पीजेंट जो है लगान यानी टैक्सेस जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करते थे। अगली सवाल है हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रेवेलियन ऑफ 1855? तो बोली जा रही है जो संथाल विद्रोह हुई थी 1855 में, उसका लीडर कौन था? तो इसका लीडर सिद्धू और कानू थे। पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। संथाल रेवेलियन जो थे बेसिकली जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ थी। जो जमींदारी व्यवस्था थी इस वजह से जो है संथाल लोगों की जो ज़मीन थी वो छीन ली गई थी इनसे, इन्हें इनके ज़मीन से इविक्ट कर दिया, निकाल दिया गया था। बाद में जब रोड बन रही थी तो
इनसे बेगारी करवाई जाती थी, यानी फ्री में काम करवाई जाती थी, और इन लोगों का बहुत सारा दमन किया जाता था, शोषण किया जाता था। इन्हीं सब के वजह से संथाल लोगों ने विद्रोह कर दिया, और इनके लीडर जो थे वो सिद्धू कान्हू हुए। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल जो थे 1855 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिए। अगली सवाल की ओर चलते हैं। द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। तो बोली जा रही है 1857 की जो क्रांति थी उसे व्याख्या किया गया था किस तौर पे? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी प्रथम भारतीय युद्ध किसके लिए? तो आज़ादी के लिए। तो आज़ादी के लिए जो प्रथम भारतीय युद्ध हुई थी वो 1857 को कही गई थी। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये बेसिकली कही गई थी वीर सावरकर के द्वारा। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के लिए जो पहली युद्ध हुई थी वो बेसिकली 1857 की क्रांति को ही बोल रहे हैं कि आज़ादी की ये प्रथम लड़ाई थी। इनमें से एक दो बात और ध्यान रख सकते हैं, जैसे आरसी मजूमदार की बात को ध्यान रख सकते। आरसी मजूमदार का क्या कथन था? आरसी मजूमदार का कथन था, नाइदर फर्स्ट नॉर इंडियन नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि न ही ये प्रथम है, न ही ये भारतीय है, और न ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। न ही ये प्रथम है, न ही ये भारतीय है, न ही ये आज़ादी के लिए युद्ध है। किसके बारे में बोल रहे? तो 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, जो क्रांति हुई थी उसके बारे में। मतलब इनके विपरीत में जो बोल रहे वो आरसी मजूमदार बोल रहे। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक आप ध्यान रख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रख सकते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने क्या दर्शाया है? तो इसमें इन्होंने बताया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग उस समय 17 करोड़ थी, और भारत का जो कुल आय था वो लगभग 340 करोड़ था। यानी आबादी कितनी थी? 17 करोड़ की आबादी थी, और पूरे भारतीय जो राष्ट्रीय आय हुआ करती थी उस समय वो 340 करोड़, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी हुआ करती थी? तो 20 रुपये। ये बताई गई है इस पुस्तक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। अगली सवाल की ओर चलते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशंस इन 1876। 1876 में इंडियन एसोसिएशन जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में जाके इंडियन एसोसिएशन जो है वो आईएनसी में मर्ज कर जाती है, यानी 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है तो उसी में इसे मिला दिया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में ध्यान रख सकते हैं, इन्हें राष्ट्रीय गुरु के भी नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय गुरु के नाम से किन्हें दर्जा दिया जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अगली सवाल की ओर चलते हैं। इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी व्हिच रिवोल्ट इज मेंशन। तो बोली जा रही है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ लिखी गई है उसमें किस रिवोल्ट के बारे में मेंशन की, किस क्रांति के बारे में लिखी? तो इसमें सन्यासी फकीर जो विद्रोह हुई थी, सन्यासी फकीर रेवेलियन जो हुई थी उसके बारे में इसमें मेंशन है। अब ये थी क्या? तो ये रेबेलियन जो थी लगभग 1763 से लेकर 1800 तक चली थी। इनके लीडर कौन 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 थे? इनके लीडर थे मजनू शाह थे, जैसे भवानी पाठक थे, भवानी पाठक, ये कुछ लीडर्स हुआ करते थे। अब ये रेबेलियन हुई क्यों थी? तो यदि आप इसकी टाइम लाइन को देखेंगे तो 1763 के बाद का है। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1764 में, जहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है जो ब्रिटिश थी उन्हें दीवानी राइट्स मिल जाती है, यानी जो भी रेवेन्यू है उसे कलेक्ट करने की जो राइट थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, वो मिल जाती है ब्रिटिश सरकार को। इसके बाद जो है उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार पीजेंट से जो है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पीजेंट से बहुत ज़्यादा टैक्सेस वसूल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 1770 में एक अकाल पड़ती है। इसके वजह से भी किसान जो है वो बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाते हैं। तो एक तो अकाल आ जाती है, ऊपर से ब्रिटिश के पास दीवानी राइट्स होने के कारण पीजेंट से बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं। तो इन सभी के वजह से जो वो
किसान हुआ करते तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उनकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए ही एक विद्रोह आयोजित की गई थी सन्यासियों के द्वारा और फकीरों के द्वारा। जो हिंदू सन्यासी हुआ करते थे और जो मुस्लिम फकीर हुआ करते थे, ये सभी मिल के जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विद्रोह करते हैं। इसमें वो उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अटैक करते हैं, जो भी इनकी ट्रेजरी होती है यानी जो भी खजाना होती है उसे लूटने का कोशिश करते हैं ये लोग। तो बेसिकली ये जितने भी सन्यासी और फकीर होते हैं इन्हें सपोर्ट भी रहती है जमींदार का सपोर्ट होता है और पीजेंट का भी सपोर्ट होता है। तो ये सभी मिल के जो है ब्रिटिश सरकार को हानि पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये इसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं। और वैरेन हेस्टिंग के शासन काल के दौरान, वैरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड के दौरान इन सारे रिबेलियन को सप्रेस कर दिया जाता है यानी कुचल दिया जाता है। और इसी रेबेलियन को वो जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अपने नोबेल आनंद मठ में दर्शाते हैं, यानी इसी से प्रेरित होके बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ नोवेल लिखते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि इसी आनंद मठ में जो है वंदे मातरम जो हमारी नेशनल एंथम है वो भी इसी में लिखी गई है। अगली सवाल की ओर चलते हैं। सॉरी, जो नेशनल सॉन्ग है हमारे, ये वंदे मातरम हमारी नेशनल सॉन्ग हुई। अगली सवाल की ओर चलते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो किसके द्वारा गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी। ये सोसाइटी बेसिकली एजुकेशन के लिए काम करती है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए काम करती है, फेमीन के समय लोगों को मदद करती है। तो बहुत सारे सोशल वर्क में ये सोसाइटी जो है काम करती है, जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में स्थापित की गई थी। अगली सवाल, वेयर वाज गदर पार्टी एस्टैब्लिश्ड? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में की गई थी। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा। एक दो और व्यक्ति थे इसमें, लेकिन जो प्रमुख हैं वो लाला हरदयाल। 1913 में जो है इसकी स्थापना। गदर जो थी वो एक जर्नल के रूप में पब्लिश की गई थी। गदर जो थी वो एक वीकली जर्नल यानी एक पत्रिका के तौर पे, साप्ताहिक पत्रिका के तौर पे 3 भाषाओं में प्रकाशित की जाती थी, हिंदी, उर्दू और गुरुमुखी। इसमें एक आर्टिकल पब्लिश होती थी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती थी। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917? बोली जा रही है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुई थी, कौन व्यक्ति उससे रिलेटेड नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम। तो राम मनोहर लोहिया जो थे वो एसोसिएटेड नहीं है। राजकुमार शुक्ला वो व्यक्ति होते हैं जो महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं चंपारण आने के लिए, और जब वो चंपारण आते हैं तो उन्हें उनका साथ मिलता है, जेबी कृपलानी का साथ मिलता है, राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों व्यक्ति जो थे वो महात्मा गांधी का साथ देते हैं। इसके अलावा एक दो नाम और ध्यान रख सकते हैं, जैसे मजहर उल हक का नाम ध्यान रख सकते हैं, मजहर उल हक का। और दूसरा नाम महादेव देसाई जी का नाम ध्यान रख सकते हैं, महादेव देसाई। और एक और नाम ध्यान रख सकते हैं, नरहरि पारेख। ये सभी व्यक्ति जो है महात्मा गांधी को मदद कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगली सवाल की ओर चलते हैं। हु इनवाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? तो चंपारण में आने के लिए गांधी जी को कौन निमंत्रण देते? तो राजकुमार शुक्ला। बहुत ही आसान सा सवाल। हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बेसिकली लिखी गई है लाला लाजपत राय की। ये 1928 में एक पुस्तक लिखी गई थी अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय के बारे में ध्यान रखें, इन्हें पंजाब केसरी के भी नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक जो है उसकी स्थापना भी की थी। पंजाब नेशनल बैंक जो थी उसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा। और फिर साइमन कमीशन जब आई थी, साइमन कमीशन जब इंडिया आई थी तो उस दौरान जो प्रोटेस्ट हुई थी, उसी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के दौरान ये घायल हो गए थे और बाद में कुछ समय बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी लाठीचार्ज के वजह से।
लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन 1929? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है। 1929 की जो आईएनसी सेशन हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। यानी 1929 में लाहौर में एक सेशन हुई थी जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी सेशन में जो है पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो थी वो इसी में की गई थी। और कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को, यानी आने वाला जो 26 जनवरी होगा उसे हम लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाएंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस यानी पहला जो स्वतंत्रता दिवस होगी वो 26 जनवरी को मनाई जाएगी 1930 को। अगली सवाल की ओर चलते हैं। हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? बोली जा रही है तीनों जो गोल मेजिया सम्मेलन हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी तीनों में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति कौन था? तो तीनों में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति थे BR अम्बेडकर। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी RTC, ये हुई थी नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक। जनवरी 1931। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये आसपास सितंबर से लेके दिसंबर 1931 में हुई थी। और तीसरी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीसरी राउंड टेबल जो सबसे छोटी हुई थी वो नवंबर दिसंबर 1932 में हुई थी। यानी आप एक बात ध्यान रख सकते हैं, एक 1930 में हुई थी, एक 1931 में हुई थी और एक 1932 में हुई थी। इन तीनों में यदि कोई व्यक्ति सम्मिलित था तीनों में तो वो थे BR अम्बेडकर। और ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे। तो महात्मा गांधी आपसे पूछा जाए कभी भी कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे, तो दूसरे में। दूसरे के बाद जो है ये लौट गए क्योंकि अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, जिससे ये नाराज होके छोड़ के बीच में ही चले गए। हु इज रिलेटेड टू चित्तागोंग आर्मरी रेड? चित्तागोंग आर्मरी रेड से कौन रिलेटेड है? तो इसे सूर्य सेन रिलेटेड है। तो बेसिकली ये CDM के दौरान हुई थी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सूर्य सेन जो थे 1930 में चित्तागोंग के एक पुलिस स्टेशन पे हमला कर देते हैं और उसको अपने हवाले में कर लेते हैं, यानी उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और वहाँ पे इंडियन फ्लैग को भी होस्ट करते हैं, तिरंगा झंडा लहराते हैं। फिर उसके बाद जाकर वहाँ की जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको कट कर देते हैं, टेलीग्राफ जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उन सभी को ठप कर देते हैं। और बेसिकली एक गवर्नमेंट की स्थापना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में ब्रिटिश जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और इन्हें पकड़ के 1934 में जो है इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है सूर्य सेन को। सूर्य सेन जो थे वो INC के प्रेसिडेंट भी रहे थे, चित्तागोंग डिवीजन के INC के प्रेसिडेंट भी रहे थे। द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाय, फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी वो किसके द्वारा खोजी गई थी? तो वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में INC से अलग होते हैं, यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जब उनका मतभेद हो जाती है तो वो अलग हो जाते हैं और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। अगली सवाल, इन विच कंट्री वॉज द ऑनरोफिक नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो बोली जा रही है क्या कि नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को जो है उन्हें उपाधि मिलती है नेताजी की, वो किस देश में मिलती है? तो जर्मनी में मिलती है। तो जर्मनी में जो इंडियन सोल्जर और साथ ही साथ जो भी जर्मन सोल्जर थे उन्हीं के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि थी। अगली सवाल की ओर चलते हैं। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? तो बोली जा रही है कि INC का जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनी बेसेंट। ये 1917 के INC सेशन में जो कि कलकत्ता में हुई थी उसके ये प्रेसिडेंट बने थे। यदि कभी आपसे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नहीं, फर्स्ट इंडियन बोला जाए,
इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोले तब ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी? ये 1925 के कानपुर के सेशन में बनी हुई थी। तो ध्यान रखेंगे 2 वुमेन प्रेसिडेंट है, एक एनी बेसेंट है जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट 1917, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोले, इंडियन बोल दे तब सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो 1925 में कानपुर के सेशन में। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय नहीं थी। अगली सवाल की ओर चलते हैं। हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। इनके द्वारा 1-2 जनरल और की गई थी। इनकी जो सबसे पहली जनरल थी वो थी मूक नायक, ध्यान रख सकते हैं मूक नायक। फिर एक जनता नाम की भी थी, जनता नाम की जनरल थी, और एक तो ये बहिष्कृत भारत। ये कुछ जनरल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, यानी पत्रिकाएं। फिर इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो ध्यान रखेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देना। फिर एक और पुस्तक ध्यान रख सकते हैं, हु वेयर द शूद्राज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हु वेयर द शूद्राज। एक और पुस्तक है अनटचेबल करके। फिर आखिरी समय में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुद्धा एंड हिज धम्म। ये कुछ पुस्तक हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। Which of the following event happened first? बोली जा रही है इनमें से कौन सी घटनाएं जो है ना वो पहले हुई थी। 1942 में ये हो गई थी। क्रिप्स मिशन भी 1942 में आई थी, लेकिन इसका आप ध्यान रखेंगे ये अगस्त में हुई थी, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन कब आई थी? क्रिप्स मिशन मार्च में आई थी। लॉर्ड वेबल तो गवर्नर जनरल के रूप में आए थे, तो ये आए थे 1943 से लेकर 1947 तक का इनका शासन था। कैबिनेट मिशन कब आई थी? 1946 में। तो इसका आंसर हो जाएगी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो थे वो 1942 के मार्च में आई थी, मार्च में। और इसी साल के अगस्त में जो थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। फिर उसके 1 साल बाद लॉर्ड वेबल आए, फिर उसके 3 साल बाद कैबिनेट मिशन आई थी। तो ये आखिरी सवाल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व कर दिया जाए। बाय।